हेलो एवरीवन, रिंग थ्योरी की सीरीज़ के अंदर आज हम बात करेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, यानी कि वलय का अभिलक्षण है वो क्या होता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर इसके अपने कुछ एग्जांपल देखेंगे ताकि इस चीज़ को अपने और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ। मान लेते हैं कि अपने पास कोई एक रिंग है R प्लस गुणा, और आपको n एक ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मिल जाए, यानी कि लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि छोटे से छोटा एक पॉजिटिव इंटीजर मिल जाए। किस प्रकार का कि प्रत्येक एलिमेंट जो R का है उसके साथ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या मिले, 0 मिले। ठीक है, तो उस केस के अंदर ये जो n होता है, इस n को कहा जाता है वलय का अभिलक्षण। और अगर n की वैल्यू कुछ ना कुछ मिल जाती है तो उसे परिमित अभिलक्षण का वलय कहते हैं, और अगर ऐसा n नहीं मिलता तब अभिलक्षण किसी भी वलय का क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है। यहाँ पर जो n है इसका मतलब क्या है कि a प्लस यानी कि n टाइम्स आपने a को ऐड किया है। तो a के बीच में जो संक्रिया लगाई है मैंने यहाँ पर, वो पहली संक्रिया है। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चंस करने हैं ना अभिलक्षण के, उस टाइम ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी एक एलिमेंट के बीच में बार बार संक्रिया लगाएं तो उस केस के अंदर जो संक्रिया यूज़ करनी है वो पहली संक्रिया यूज़ करनी है। यानी कि आपने a की न्यूनतम कितनी बार संक्रिया लगाई खुद के साथ कि आंसर में क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब a की बात करें तो अपने प्रत्येक एलिमेंट की बात करें, यानी कि आपको किसी भी रिंग का प्रत्येक एलिमेंट लेना है और प्रत्येक एलिमेंट की खुद के साथ संक्रिया लगा करके देखनी है। और कब तक लगानी है, जब तक कि आंसर में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको एक ऐसा नंबर, फिक्स नंबर मिल जाएगा n, जिसकी मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। अब इसके ऊपर अपने कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से अपने को समझ में आ सके। तो पहला एग्जाम्पल रहेगा अपने पास Z2 का। Z2 के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2, और इसके ऊपर ऑपरेशन जो है वो है +2 और गुणा 2 का। अब अपने को क्या करना है, इसका प्रत्येक एलिमेंट लेना है और उसकी अपने को उसी के साथ संक्रिया लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं 0, यानी कि अपने न्यूनतम देखते हैं कितनी बार संक्रिया लगाएं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ n = 1। मैं देखता हूँ कि प्रत्येक एलिमेंट की खुद के साथ अगर एक बार संक्रिया लगाएं तो आंसर में अपने को 0 मिलता है या फिर नहीं मिलता। ठीक है, तो 0 को खुद के साथ एक बार ही जोड़ना है, तो एक बार जोड़ना है मतलब 0, तो आंसर में क्या मिल गया, 0। और 1 को भी खुद के साथ एक बार ही जोड़ना है तो आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब n बराबर 1 इस वलय का अभिलक्षण नहीं हो सकता। यहाँ पर हम +2 संक्रिया की बात कर रहे हैं। अच्छा, n बराबर 2 लेकर के देखते हैं, यानी कि आपको 0 और 0 को 2 बार ऐड करना है, और ऐड करने का मतलब पहली संक्रिया लगानी है, तो आंसर क्या मिलेगा, 0। इसी प्रकार से 1 और 1 के बीच में जब ये संक्रिया लगाएंगे तो आंसर कितना मिल गया, 0, क्योंकि 1 और 1 कितने होते हैं, 2। लेकिन यहाँ पे +2 की संक्रिया है तो आंसर में क्या मिलेगा, अपने को 0 मिलेगा। तो यानी कि इस वलय का जो अभिलक्षण है वो कितना होगा, 2 होगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल और करते हैं अपने Z3, और Z3 के अंदर एलिमेंट है 1 2, और संक्रिया रहेगी +3 और गुणा 3 की। तो सबसे पहले अपने देखते हैं n बराबर 1, यानी कि आपको प्रत्येक एलिमेंट की खुद के साथ एक बार संक्रिया लगानी है। तो अगर 0 की संक्रिया लगाएंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, 1 के लिए आपको 1 मिलेगा और 2 के लिए आपको 2 मिलेगा। ये दोनों क्या है, 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर अभिलक्षण जो है वो 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अपने को प्रत्येक एलिमेंट के लिए देखना है, यानी कि प्रत्येक एलिमेंट की आप न्यूनतम कितनी बार संक्रिया लगाओ कि आंसर में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। लेकिन न्यूनतम एक बार संक्रिया लगाने पर तो यहाँ पर आंसर नहीं मिला ना, 0। अब यहाँ पर 1 और 2 की न्यूनतम एक बार संक्रिया लगाने पर आपको आंसर 0 नहीं मिला, इसका मतलब 1 जो है वो वलय का अभिलक्षण नहीं हो सकता, ये जाएगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं n बराबर 2 के लिए। तो n बराबर नहीं है तो इसका आंसर तो 0 ही मिलेगा। 1 + 3 1 = ये कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब 2 भी वलय का अभिलक्षण नहीं हो सकता। अब तो n = 3, इसमें क्या होगा कि प्रत्येक एलिमेंट की आपको खुद के साथ 3 बार संक्रिया लगानी है। तो यहाँ पर आंसर मिलेगा 0। और अगर अपने बात करें 1 की,
तो यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, 1 और 1 2, 2 और यहाँ पर 1 करेंगे 3, लेकिन 3 के अंदर 3 का जब भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 0। इसी प्रकार से अपने अगर बात करें 2 2 + 3 2 + 3 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 2 और 2 के बीच में संख्या लगाएंगे तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 1। अब यहाँ से 1 की संख्या लगाने वाले अपने 2 के साथ, तो आंसर में मिल जाएगा अपने को 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने न्यूनतम प्रत्येक एलिमेंट की 3 बार संख्या लगाई खुद के साथ, तो आंसर क्या मिला 0, यानी कि इस वलय का जो अभिलक्षण है वो कितना होगा, 3 होगा। इस पर हम एक एग्जाम्पल और करके देखते हैं Z4 का। Z4 के अंदर क्या है, एलिमेंट है 0 1 2 3। इस पर संक्रिया है +4 और ×4 की। तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए आपको देखना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि n बराबर 1 है। अगर अपने 1 को एक बार जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। अब हम n बराबर 2 लेकर के देखेंगे, 1 + 1 संक्रिया लगाएंगे तो आंसर 2 मिलेगा। तो यहाँ पर n बराबर 2 भी इसका अभिलक्षण नहीं हो सकता। n बराबर 3 की अगर बात करें तो यानी कि 1 को अगर अपने 3 बार ऐड करें तो आंसर में मिलेगा 3, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसी प्रकार अब हम n बराबर 4 लेकर के देखते हैं। तो n बराबर 4 की जब बात करेंगे अपने, तो यहाँ पर आंसर में मिलेगा 0 के लिए। अब अगर 1 की खुद के साथ संक्रिया लगाऊं 4 बार तो आंसर में यहाँ पर मिलेगा 0। ठीक है, अब ऐसे ही 2 की अगर 4 बार संक्रिया लगाऊंगा तो आंसर में क्या मिलने वाला है, वापस से 0। और 3 के लिए भी क्या होगा, आंसर मिलेगा 0। यहाँ पर इस रिंग के लिए जो अभिलक्षण आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिनके अंदर जो समुच्चय है वो अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, जैसे अगर अपने बात करें q + गुणा की, तो इस रिंग के अंदर जो अभिलक्षण बनेगा वो कितना बनेगा, 0। क्यों, क्योंकि अगर हम किसी भी एलिमेंट की बात करें, यानी कि जैसे आप 1 की बात करते हैं, अगर 1 किसका है, q का है, तो 1 को अपने कितनी बार ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो अगर आप ऐड करते जाओ, है ना, 1 को कितनी भी बार ऐड कर लो, कभी भी ये चीज़ 0 नहीं बनने वाली। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो संक्रिया दे रखी है ना वो सिंपल प्लस की संक्रिया है। लेकिन पिछले वाले जितने भी एग्जाम्पल किए थे उसके अंदर मॉडलों की संक्रिया थी। तो मॉडलों की संक्रिया के अंदर क्या होता है कि आंसर आपको कभी ना कभी तत्समक एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को खुद के साथ अगर ऐड करते जाओगे तो आंसर में कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगा। ऐसे ही आप 2 की बात करेंगे, 2 को अगर मैं ऐड करता जाऊँगा तो आंसर में कभी भी 0 नहीं मिलने वाला। तो दूसरी परिभाषा से बात करें कि अगर आप भी एक एलिमेंट लेते हो x, जो किसका है, q का है, अगर आप कोई एक ऐसा नंबर चाहते हो कि nx = क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो n सिर्फ 0 ही होगा, क्योंकि x क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको ऐसा नहीं मिलने वाला कि अगर आप x के साथ इसकी मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, n बराबर 0 के लिए ही संभव है। ऐसे ही अगर अपनी बात करें r + गुणा की, तो इसके अंदर भी जो n का मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और है c + गुणा, c + गुणा, इसका भी जो अभिलक्षण है वो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर अपने एक और बात कर लेते हैं कि अगर आपको पूर्णांकीय प्रांत या फिर क्षेत्र दिया हो तो उसका अभिलक्षण क्या होता है। तो किसी भी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र के लिए जो अभिलक्षण होता है वो इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि उस n को अगर अपने e के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर में मिल जाए 0, यानी कि अपने तत्समक एलिमेंट की खुद के साथ न्यूनतम कितनी बार संक्रिया लगाए कि आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब इस n को अपने कहते हैं किसी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण। और यहाँ पर e जो है वो यूनिटी एलिमेंट है। तो जैसे अपने बात करें कि एक Z5 मेरे पास सेट है या फिर एक रिंग है जिसके अंदर +5 और ×5 की संक्रिया है, तो ये एक पूर्णांकीय प्रांत है। हम जानते हैं कि ये क्या है, पूर्णांकीय प्रांत है, और इसका जो e है वो कितना होगा, 1 होगा। तो अगर 1 की अपने कितनी बार संक्रिया लगाएं कि आंसर में क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो 1 की न्यूनतम अगर मैं 5 बार संक्रिया लगाऊंगा तब आंसर में क्या मिलने वाला है, हमें 0 मिलने वाला है। इसका मतलब इस वलय का या फिर इस पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण होगा वो कितना होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से हम Z7 की बात करें तो Z7 का जो अभिलक्षण होता है वो कितना होता है, 7 होता है।
अब इसके ऊपर हम थ्योरम करेंगे और थ्योरम ये है कि किसी भी इंटीग्रल डोमेन या फिर फील्ड का अभिलक्षण या तो प्राइम नंबर होता है या फिर जीरो होता है। यहाँ पे हमने देखा था कि जो क्यू प्लस गुणा है वो एक पूर्णांकीय प्रांत है और इस पूर्णांकीय प्रांत का जो अभिलक्षण है वो कितना है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर थ्योरम दे रखी है कि किसी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण या तो शून्य होता है या फिर अभाज्य संख्या होती है, मतलब प्राइम नंबर होता है। ठीक है, मान लेते हैं कि r प्लस गुणा एक पूर्णांकीय प्रांत है या फिर क्या है, क्षेत्र है। अब हमें सिद्ध करना है कि जो p है यानी कि इस क्षेत्र का जो अभिलक्षण होगा वो क्या होगा, या तो अभाज्य संख्या होगी या फिर जीरो होगी। तो सबसे पहले अपने मान लेते हैं कि जो p है ना वो अभाज्य नहीं है। अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो वो कैसी संख्या हो सकती है, वह एक संयुक्त संख्या हो सकती है, यानी कि कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर कोई नंबर अगर कंपोजिट है यानी कि कोई संख्या संयुक्त है तो आप दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो p1 है वो p से छोटा है और यहाँ पर जो p2 है उसका मान भी क्या है, p से कम है और दोनों ही 1 से बड़े हैं। अच्छा, अपने को दिया गया है अगर कोई पूर्णांकीय प्रांत है अपने पास r और उसका अभिलक्षण है p, तो अपने कह सकते हैं कि pe इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि अभिलक्षण है उसकी परिभाषा होती है कि अगर अपने उसकी तत्समक अवयव के साथ गुणा करें तो आंसर क्या मिल जाए, जीरो मिल जाए। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से p को, क्योंकि अपनों ने माना है कि p क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर p कंपोजिट नंबर है तो यहाँ पे लिख सकते हैं p1 गुणा p2 e इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर भी मैं e को दो बार लिख सकता हूँ, p1 p2 e डॉट e इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये पूर्णांकीय प्रांत है तो अपने यहाँ पर p2 e को लिख सकते हैं e p2, यानी कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इन दोनों को अगर मैं एक साथ रखूं तो p1e और इसको अगर मैं लिखूं p2e इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला कि p1e इंटू p2e इज इक्वल टू जीरो। अब अपने को दिया गया है कि r प्लस गुणा एक पूर्णांकीय प्रांत है। अगर पूर्णांकीय प्रांत है तो इसके अंदर शून्य के भाजक नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किन्हीं दो नंबर का अगर मल्टीप्लाई जीरो है तो इसमें से कोई एक नंबर जीरो होगा ही होगा, यानी कि अपने यहाँ से लिख सकते हैं कि p1e इज इक्वल टू जीरो या फिर p2e इज इक्वल टू जीरो। अगर ऐसा होता है तो अपने को रिजल्ट मिला कि आप किसी भी तत्समक एलिमेंट की अगर आप p1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर कितना मिलेगा, आपको जीरो मिलेगा। इसी प्रकार से या फिर क्या होगा कि अगर आप p2 की e के साथ गुणा करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। लेकिन हम जानते हैं कि p1 जो है वो p से कम था, इसी प्रकार से जो p2 है वो क्या था, p से कम था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि r तो एक पूर्णांकीय प्रांत था, तो अगर आप किसी भी तत्समक एलिमेंट की अगर किसी नंबर के साथ अगर आप गुणा करते हो और आंसर में क्या मिल जाता है, जीरो मिल जाता है, तो वो नंबर क्या होता है, वलय का अभिलक्षण होता है। लेकिन अपने अभिलक्षण किसको मान के चले हैं, p को, और p क्या था, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक था। लेकिन इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो p1 है वो उस पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है, लेकिन p से छोटी संख्या तो अभिलक्षण हो ही नहीं सकती। ठीक है, p से छोटे धनात्मक संख्या अभिलक्षण बन ही नहीं सकती, क्योंकि p खुद ही क्या है, न्यूनतम है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो जाती है, यानी कि विरोधाभास है। अगर विरोधाभास है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो अपनों ने माना है वो गलत माना है। ठीक है, तो या तो p क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, या फिर p को क्या होना पड़ेगा, अभाज्य संख्या होना। ठीक है, अतः p प्राइम नंबर है। इसका मतलब या तो p का मान जीरो होगा या फिर p की कैसी संख्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पर अपनों ने वलय का अभिलक्षण पढ़ा और उसके कुछ एग्जाम्पल लिए और इस पर एक थ्योरम भी की। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक कंप्लीट जो इसके क्वेश्चन जितने बनते हैं रिंग थ्योरी के वो करने वाले हैं।